डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 1 का अकाउंटेंसी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो होने वाला है। पार्ट बाय पार्ट हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे बच्चों। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, हम लोग देखो, सबसे पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या है बेटा। तो ये है एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वोकैबुलरी होता है, उसके वर्ड्स होते हैं। जब वर्ड्स आपको अच्छे से आ जाते हैं तो वो लैंग्वेज आपको अच्छे से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? हमारे अकाउंटिंग जो कि एक लैंग्वेज है, उसके कुछ बेसिक वर्ड्स हैं। जब इन वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से हो जाता है तो अकाउंटिंग का भी अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे जो अकाउंटिंग वर्ड्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है और हमारे सिलेबस में वेस्ट बंगाल काउंसिल ने इंक्लूड किया है, इन सारे वर्ड्स को हम लोग एक एक करके अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इन सबको समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आओ चलो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, अक्सर यहाँ पे बहुत सारा, जब आपके पास ट्रांजैक्शन आएगा ना, बहुत सारा जब आगे काम करने लगोगे अकाउंटिंग में, तो अक्सर ये वर्ड आएगा एंटिटी। अब क्या मतलब होता है देखो एंटिटी का? तो एंटिटी बहुत ही सिंपल वर्ड है बेटा। जब भी किसी इकोनॉमिक यूनिट को, यानी कि जब भी किसी बिजनेस यूनिट को उसको नाम दे दिया जाए, उसका खुद का नाम दे दिया जाए, खुद का पहचान दे दिया जाए, तो वही नाम वही पहचान उसकी क्या बन जाती है? एंटिटी बन जाती है। आपने नाम सुना होगा ना, जैसे जियो है, जैसे मियो अमोरे है, जैसे सैमसंग है, जैसे में भी व्यूसोनिक है, जैसे में भी अलग अलग आपने, जैसे पैंटलून्स है, जैसे बिग बाजार है, जैसे बहुत सारे आपने अगर मोबाइल की बात करें तो ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है। ये सब क्या है? ये सब एंटिटी हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस यूनिट के ये सब क्या है? नाम है। तो जब भी किसी बिजनेस यूनिट को उनका नाम, उनका पहचान दिया जाता है तो क्या कहलाता है? वो उसकी एंटिटी बन जाती है। जैसे इंसान की आइडेंटिटी होती है ना, पहचान होता है, इंसान का नाम होता है, वही उसकी आइडेंटिटी होती है। बिजनेस की आइडेंटिटी को ही क्या कहा जाता है बेटा? एंटिटी कहा जाता है। उसके नाम, उसके पहचान को एंटिटी कहा जाता है। आओ बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि एंटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, या दो तरह की एंटिटी होती हैं। एक होता है बिजनेस एंटिटी, दूसरा होता है नॉन बिजनेस एंटिटी। देखो, नाम से ही पता चल जा रहा है कि बिजनेस एंटिटी या इकोनॉमिक एंटिटी किसको कहा जाएगा? जिसका पर्पस क्या होगा बेटा? अर्निंग प्रॉफिट, जिसका उद्देश्य होगा, राइट? उसका उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना उसका उद्देश्य होगा। और पैसा कैसे कमाएगा? गुड्स को सेल करके या फिर सर्विसेज को देके। एग्जांपल देख लो, जैसे रिलायंस इसका एग्जांपल है, अडानी ग्रुप इसका एग्जांपल है, टाटा मोटर, आईटीसी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, जितने मैंने नाम बताए वो सारे क्या है? बिजनेस एंटिटी है। क्यों? क्योंकि इनका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग इनका मोटिव होता है। और कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को देकर। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है नॉन बिजनेस एंटिटी, जिसको नॉन इकोनॉमिक एंटिटी भी कहते हैं। देखो, नाम से ही पता चल जा रहा है कि इनका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं होता है, पर्पस सर्विस मोटिव होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है बाबू? ये लोगों को सर्विस देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं। किसको? मोस्टली अपने मेंबर्स को, और कई बार पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को ये लोग हेल्प करना चाहते हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? चैरिटेबल सोसाइटीज आ जाएंगी, क्लब्स आ जाएंगे, कल्चरल सोसाइटी आ जाएगी, या इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, राइट? जिस तरह से फॉर एग्जांपल लाइब्रेरीज वगैरह आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, मस्जिद आ जाएगा, गुरुद्वारे आ जाएंगे। ये सब सारे किस में आ जाएंगे बोलो? नॉन बिजनेस एंटिटी या नॉन इकोनॉमिक एंटिटी। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। ठीक है, तो एंटिटी समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। भाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन ही तो मेन होता है, क्योंकि यही तो हम लोग करते हैं पूरे अकाउंटिंग में। हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है बेटा? आओ बात करते हैं। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन है। बिजनेस के अंदर जो लेन देन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर या एक्सचेंज। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर या एक्सचेंज। क्या चीज का ट्रांसफर और एक्सचेंज? गुड्स का या तो सर्विस का।
या तो गुड्स का या तो सर्विस का। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया मनी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यानी कि जब गुड्स या सर्विस किसी को दे रहे हो उसके बदले में पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि बगैर पैसे का करोगे तब तो ये बिजनेस एंटिटी हुआ ही नहीं, तब तो ये नॉन इकोनॉमिक एंटिटी या नॉन बिजनेस एंटिटी हो गया ना। अभी हम लोग पढ़कर आए हैं पिछले स्लाइड में। तो पैसा का लेन देन होना अनिवार्य है। जब आप गुड्स या सर्विस दे रहे हो तो पैसे का लेन देन अगर होता है तभी उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, इसको याद रखना है। सोशल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन। सोशल एक्टिविटी को हम लोग ट्रांजैक्शंस नहीं मान सकते। अब आगे क्या समझना है बेटा कि हर जो ट्रांजैक्शन होता है ना उसका डुअल एस्पेक्ट होता है या टू एस्पेक्ट होता है, यानी हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू, दो हिस्सा होता है। एक हिस्से को हम लोग डेबिट कहते हैं, दूसरे हिस्से को हम लोग क्रेडिट कहते हैं। ये धीरे धीरे आप समझ जाइएगा, ठीक है। जब भी सोच कर देखो ना, जब भी कोई लेन देन होता है तो कोई लेने वाला होता है तो कोई देने वाला होता है, तो दो हिस्सा हो गया। एक हिस्से को हम लोग डेबिट कहते हैं, एक हिस्से को हम क्रेडिट कहते हैं। अब किसको डेबिट कहते हैं, किसको क्रेडिट कहते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। बस अभी के लिए क्या याद रखना है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों क्या होता है बेटा, इक्वल अमाउंट का होता है, इक्वल वैल्यू का होता है। दोनों का वैल्यू सेम टू सेम होना पड़ेगा, यानी कि डेबिट अगर 1000 रुपए का है तो क्रेडिट भी कितना होगा बताओ, 1000 रुपए का ही होगा। इक्वल अमाउंट होना चाहिए। आगे बात करते हैं, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। भाई बिजनेस में तो क्रेडिट चलता है, उधार चलता है। क्रेडिट मतलब क्या है, उधार में किसी को सामान देना। कैश मतलब पैसे का लेन देन से। तो देखो ऐसा मत समझना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो सर पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ। भाई पैसे का लेन देन आज नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में तो होगा, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन दोनों ही बिजनेस ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। क्रेडिट में कंफ्यूज मत होना, आज पैसा भले नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जो कि बाहर के लोगों के साथ किया जाता है, और कई बार ये इंटरनल ट्रांजैक्शन भी होता है जो बिजनेस के भीतर भीतर के लोगों के साथ किया जाता है। जैसे मान लो कि मैंने किसी बाहर के आदमी को सामान बेचा तो वो एक्सटर्नल आदमी है ना, बिजनेस में तो वो है नहीं, मेरे बिजनेस में तो है नहीं। मैंने किसी को सामान बेचा या किसी सामान खरीदा तो ये दोनों क्या कहलाएगा, ये मेरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉय लोगों को सैलरी दिया, अपने एम्प्लॉय लोगों को सैलरी दिया तो भैया वो तो इंटरनली हमारे बिजनेस के हिस्सेदार हैं, वो हिस्से में है, माने वो हमारे बिजनेस के इंटरनल पार्ट में है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया बच्चा। आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब समझते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो देखो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ना, जो भी लेन देन होता है वो तो किसी प्रूफ के आधार पर होता होगा। यानी जब भी कोई लेन देन करते हैं तो या तो उसके बदले में आपको कोई बिल मिलता होगा, या कोई इनवॉइस मिलता होगा, या कोई कैश मेमो मिलता होगा, या कोई रिसीट मिलता होगा, कुछ तो मिलता होगा ना। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पे स्लिप मिल जाता है, राइट। कहीं पर अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो वहां पे रिसीट मिल जाता है, कहीं कोई खर्चा करते हो तो बिल या इनवॉइस या कैश मेमो कुछ तो मिलता है प्रूफ के तौर पे कि हाँ आपने यहाँ इतना पैसा दिया है। तो उस पे इन स्लिप को या रिसीट को या बिल को या इनवॉइस को या कैश मेमो को, यानी जो भी एविडेंस है, प्रूफ है, किसी का प्रूफ है, ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट इसी के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। जैसे आप बाजार गए, आप वहां से बुक्स लेकर आए, पापा बोलेंगे कि भैया कितना का बुक लाया, उसका स्लिप तो दिखाओ, क्योंकि जहां से बुक खरीदा होगा वो कोई कैश मेमो कोई स्लिप तो बना के दिया होगा। वो स्लिप ही हमारे अकाउंटिंग में क्या कहलाता है बेटा, उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये वाउचर क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वाउचर क्या होता है। सो देखो बेटा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, देखो ऐसे समझो, यहाँ पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, तो ट्रांजैक्शन के बाद हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सोर्स डॉक्यूमेंट। हमको क्या मिलता है बताओ, हमको मिलता है सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रूफ, जिसके विषय में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हम लोग बनाते हैं वाउचर। वाउचर एक्चुअली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि भैया कौन सा अकाउंट को हमको डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। और इसी के आधार पर याद रखना, इसी के आधार पे बाद में जाके क्या होता है बेटा, जर्नल एंट्री होते हैं। जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड किसके आधार पे करते हैं, इसी वाउचर
वाउचर के आधार पे करते हैं। तो वाउचर क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में बनाया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, उसके सपोर्ट में आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लिया और इस डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यहाँ किसको कहा जा रहा है? जर्नल को कहा जा रहा है। तो जर्नल में रिकॉर्ड करें ना तो करेक्ट एंट्री हो जाए, कोई गलती ना हो जाए हमसे, इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे हम वाउचर बना लेते हैं। और वाउचर में क्या लिखते हैं हम लोग? हर ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बनाते हैं और यहाँ बता देते हैं कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा बेटा, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, ताकि जब हम यहाँ रिकॉर्ड करें ना जर्नल में, कोई गलती ताकि ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है कैपिटल क्या होता है। तो देखो, जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसी को कैपिटल कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, याद रखना कि बिजनेस को और ओनर को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग माना जाता है। यानी कि ओनर अलग इंसान माना जाता है और बिजनेस अलग इंसान। और हम लोग एक अकाउंटेंट के तौर पे अकाउंट किसका बनाते हैं? हम लोग बनाते ओनर का नहीं है, हम लोग बिजनेस का बनाते हैं। और जब बिजनेस का बनाते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि ओनर क्या है? ओनर से हमने कर्ज लिया है, उधार लिया है, क्योंकि ओनर तो अलग इंसान माना जाता है। ओनर को और बिजनेस को अलग माना जाता है, इस बात को याद रखना। आगे चल के इसके विषय में डिटेल्स में और भी बताऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर या ओनर्स। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया ओनर के द्वारा, या अगर एक से ज्यादा ओनर्स हैं तो सब लोगों ने मिलकर जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में ना, उसी को क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी या नेट वर्थ भी कहा जाता है। तो एमसीक्यू में ये सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ओनर का इक्विटी या नेट वर्थ का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब कैपिटल ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। आगे लिखा हो कि कैपिटल के तौर पे पैसा दे ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें कैश भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकता है, कोई अदर एसेट्स भी हो सकता है कि उसने पता चला कि 50,000 रुपया कैश देकर आया और पता चला कि उसने एक चेयर भी लेकर चले आया जिसका दाम 5,000 रुपए है। तो एक्चुअली उसका कैपिटल कितना माना जाएगा? 55,000 माना जाएगा। यानी कि कैपिटल के तौर पे कैश भी आ सकता है बेटा, कोई गुड्स भी आ सकता है और कोई असेट्स भी आ सकता है। इन सबको जोड़कर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं कि कितना का कैपिटल ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है, लगाया है बिजनेस में उसको शुरू करने। याद रखना, बिजनेस एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके विषय में मैं आने वाले समय में आपको पढ़ाऊंगा, कैपिटल क्या होता है? एक लायबिलिटी होता है, एक कर्ज होता है, बिजनेस के ऊपर एक कर्ज होता है। ऐसा बिजनेस मानता है कि ये ओनर का कर्ज है मेरे ऊपर और ये कर्ज वो प्रॉफिट के रूप में वो चुकाता है। किसको? ओनर को चुकाता है। इस बात को याद रखना। दिस इज सो बिकॉज द ओनर इज कंसिडर्ड सेपरेट। ओनर को क्या माना जाता है बेटा? सेपरेट, अलग माना जाता है। किससे? बिजनेस से उसको अलग माना जाता है। ठीक है, कैपिटल इज द अमाउंट विथ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। और कैपिटल ही वो अमाउंट है जिससे हम लोग गुड्स को, असेट्स को, अलग अलग चीजों को हम परचेज करते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं। यही पैसे से हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस को शुरू करते हैं। अब बेटा याद रखना, इस चैप्टर का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। अब आप बोलोगे सर ये असेट्स और लायबिलिटी क्या होता है? इसी पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग बेसिक टर्म सीख रहे हैं ना, तो हम लोग असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए समझो कि असेट्स का मतलब क्या है? मेरे पास कितने की संपत्ति है, मेरे पास कितने का असेट्स है। और लायबिलिटी मतलब मेरे पास कितने का कर्ज है, कितना का पैसा हमको देना है। राइट, अभी के लिए इतना समझो। हालांकि इससे कहीं ज्यादा इसका बड़ा मतलब होता है, जिसको आने वाले समय में इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला। समझ में आ गया कि नहीं? चलो आज का हम लोग लास्ट टर्म समझ लेते हैं। वो क्या होता है? वो होता है ड्रॉइंग्स। देखो, जब ओनर बिजनेस में पैसा देता है तो वो कैपिटल कहलाता है। लेकिन बिजनेस से जब पैसा निकालता है, भाई घर भी तो उसको चलाना है, तो जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उस पैसे को अगर प्राइवेट पर्पस में वो निकाल रहा है, अपने घर के लिए वो निकाल रहा है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, वो क्या कहलाता है? वो ड्रॉइंग कहलाता है। बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, वो ड्रॉइंग कहलाता है। सो ड्रॉइंग इज द अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर इन कैश। चाहे वो कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, असेट्स हो सकता है। वो बिजनेस से निकाल रहा है किस लिए बेटा? पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए वो निकाल रहा है। ठीक है, तो बिजनेस के फंड से जब भी कोई पर्पस, प्राइवेट पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, उसके लिए पैसा निकाले या गुड्स कोई ले जाए या कोई एसेट्स ही ले जाए, ये सारा का सारा क्या कहलाता है बाबू? ये ड्रॉइंग्स कहलाता है। और याद रखना, गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट देयर परचेज कॉस्ट। देखो,
जब भी हम लोग कोई गुड्स होता है ना, देखो कोई गुड्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक तो कॉस्ट होता है, कॉस्ट के बाद हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, और उसके बाद उस प्रॉफिट के बाद क्या बनता है, हमारा सेल प्राइस बनता है कि नहीं, बताओ, सेल प्राइस बनता है। लेकिन अगर कोई गुड्स ओनर ले जा रहा है, तो ओनर से हम लोग प्रॉफिट वाला पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ कॉस्ट वाला पैसा ही चार्ज करते हैं। भाई ओनर है, इतना रेस्पेक्ट तो आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग परचेज का कॉस्ट जो है वही ओनर से लेते हैं, प्रॉफिट वाला हिस्सा नहीं लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? मानो कोई गुड्स है, उसको हम 100 रुपए में खरीदते हैं, 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते हैं, 120 रुपए में बेचते हैं, राइट, जनरल कस्टमर को 120 में बेचते हैं। लेकिन अगर ओनर अगर इसी गुड्स को ले जाएगा, तो हम उसका क्या दाम रखें कि भाई कितने का ड्राइंग उसने किया, कितने का सामान ले गया, तो 100 रुपए का सामान ले गया, ऐसा हम लोग मानेंगे, प्रॉफिट वाला हिस्सा ओनर से नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस में जितना उसने कैपिटल दिया था, अब वो पैसा निकाल लिया, तो उसका कैपिटल तो कम हो जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि मान लो कि अगर 1 लाख रुपया उसने बिजनेस में लगाया था, और पता चला कि 10,000 रुपया उसने विड्रॉ कर लिया या ड्रॉइंग कर लिया, तो अब बिजनेस में उसका कितना कैपिटल पड़ा हुआ है, 90,000 का कैपिटल पड़ा हुआ है, ठीक है, यही बता रहा है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ये था आज का पहला सेशन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर पूरा का पूरा अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बच्चों चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो। हम लोग बहुत ज्यादा इसमें आपको हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, अलग अलग वीडियो आपको देने वाले हैं। और अगर हमारे साथ मिलकर टोटल अकाउंटेंसी का और कॉमर्स के और बाकी सब्जेक्ट का टोटल प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पे कॉल करो इमीडिएटली। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, बहुत स्पीड में हम लोग सारी चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। इस पे कांटेक्ट करो, इमीडिएटली ज्वाइन कर जाओ, हम और आप मिलकर कमाल करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।